फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती। देव साहब आज यदि होते तो वह 100 साल के हो गए होते, लेकिन वह हमारे बीच नहीं है। फिर भी देव साहब के फैन उनके 100 साल पूरे होने पर उन्हें याद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर। आप पत्रकार सत्ता के YouTube मंच पर देख रहे हैं 100 बरस के देव। एशिया डिजिटल की सीनियर न्यूज एडिटर वंदना का आज BBC हिंदी में एक लेख छपा है जिसका शीर्षक है देवानंद के 100 साल। वंदना ने देव साहब के 100 वर्षों के पूरे सफर के हर पहलू को उजागर किया है। देव साहब के पाकिस्तान से मुंबई आने तक और फिर 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 55 साल बाद पाकिस्तान लौटने के अनेक भावुक पलों को उन्होंने उकेड़ा है। वंदना देव साहब और उनके फैंस के बीच चिट्ठी पत्री के वाक्य का जिक्र करते हुए लिखती हैं कि यह काल्पनिक किस्सा नहीं है। देवानंद ने इसका जिक्र अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में किया है। देव साहब लिखते हैं, एक लड़की थी जो मुझे पेंसिलेट चिट्ठियां लिखती थी और मैंने 10-12 बार उसका जवाब दिया। एक दिन मैंने जवाब भेजना बंद कर दिया। उसने सारी चिट्ठियों को समेटा और एक गुड बाय नोट के साथ मुझे वापस भेज दिया। उसका दिल टूट गया था। मुझे हजारों फैंस के मेल आते थे। एक बार मैंने एक फैन की चिट्ठी का जवाब दे दिया। उसके बाद उसने मुझे 3720 चिट्ठियां भेज डाली, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं दोबारा जवाब दूंगा। वो एक ऐसे स्टार थे जिसकी मकबूलियत हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल सहित न जाने कितने मुल्कों में थी। हॉलीवुड के डेविड लीन, ग्रेगरी पैक, फ्रैंक कोपाला जैसे दिग्गज उन्हें जानते पहचानते थे। देवानंद का जन्म अविभाजित पंजाब के जिस हिस्से में हुआ था वह अब पाकिस्तान में है। लाहौर से ग्रेजुएट करने के बाद जुलाई 1943 को जेब में 30 रुपए लेकर वो फ्रंटियर मेल से बंबई के लिए निकल पड़े थे और कुछ ही सालों में भारत में वह बहुत बड़े स्टार बन गए थे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि लाहौर लौटने के लिए उन्हें 55 साल का इंतजार करना पड़ेगा, जहां उनके हजारों फैंस हैं। वंदना ने पत्रकार गौहर भट्ट की लिखी इस बात का जिक्र करते हुए लिखा है कि 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ देवानंद भी पाकिस्तान गए थे। BBC से बातचीत में गौहर जी वो मंजर बताते हैं जब देवानंद लाहौर 55 साल बाद वापस अपने शहर और उस कॉलेज में गए। भट्ट ने बताया कि जब कॉलेज में हम दाखिल हुए तो मैंने चौकीदार को कहा कि देवानंद आए हैं। चौकीदार हैरान होकर बोला, वो इंडिया तो आया है। जैसे ही देवानंद ने अपने कॉलेज को देखा, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने दरवाजे को गले लगाया और दहाड़ मारकर रो पड़े। कॉलेज के समय में वो ऊषा नाम की एक लड़की से प्यार करते थे। उसका नाम पुकारा, ऊषा ऊषा। स्टेज पर बैठकर रोते रहे, दीवारों से लिपट लिपट कर रोते रहे। उन्होंने बताया कि जब वो आखिरी बार लाहौर कॉलेज से निकले थे तो ऊषा को क्या कहकर निकले थे। लाहौर को छोड़कर देवानंद 1943 में जब बंबई आए तो शुरू में कभी क्लर्की की तो कभी ब्रितानी सेना के सेंसर दफ्तर में नौकरी की, लेकिन हसरत तो एक्टर बनने की थी। एक दोस्त जिनके साथ वो संगीत की क्लास लेते थे, उन्होंने निर्माता बाबूराव पै की फिल्म के बारे में बताया। वहां जाने पर चौकीदार ने अंदर नहीं जाने दिया, पर बाबूराव बाहर बैठे उस हैंडसम लड़के के चेहरों को नजरअंदाज नहीं कर पाए। ऑडिशन के लिए डेक्कन क्वीन ट्रेन से उन्हें पुणे भेजा गया और शुरू हुआ पहली फिल्म का सफर हम एक है, जो 1946 में रिलीज हुई थी। पहली ही फिल्म में देवानंद के सामने एक शर्त रखी गई थी। देवानंद अपनी किताब में लिखते हैं, मुझसे कहा गया कि तुम्हारे दांतों के बीच हमें फिलर देना पड़ेगा। मैंने अपनी जीभ घुमाई पक्का करने के लिए कि क्या वाकई मेरे सामने के दांतों के दोनों तरफ गैप है। दांतों में गैप की वजह से मैं फिलर के साथ शूटिंग करता रहा, लेकिन मैं नेचुरल फील नहीं कर पा रहा था। बाद में मेरी गुजारिश पर फिलर हटा दिया गया। मैं बहुत खुश हुआ कि मैं जैसा हूं लोगों ने मुझे वैसा स्वीकार कर लिया। देवानंद की दीवानगी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में ऐसे घर कर गई कि फैंस देव जैसे दिखने के लिए अपने दांत तक तुड़वाने लगे। देवानंद की दीवानगी के किस्से नेपाल में खूब मिल जाएंगे, जहां उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा, जॉनी मेरा नाम और इश्क 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 की शूटिंग की थी। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार बसंत थापा बचपन से ही देवानंद के फैन रहे हैं।
वो बताते हैं नेपाल में देव आनंद का बहुत बड़ा क्रेज था। उनके जैसा हेयर स्टाइल बनाने के लिए लड़के बैम्बू की लकड़ी में खास तरह का गर्म तेल बालों में लगाते। देवानंद के दांतों में गैप था। हालत यह थी कि लड़के अपने दांतों की शेप बिगाड़कर देवानंद जैसे दांत बनवाने की कोशिश करते। जब हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग नेपाल में हुई तो पूरा शहर इकट्ठा हो गया था। एक रात हमें पता चला कि दम मारो दम गाना काठमांडू में शूट हो रहा है। भीड़ देवानंद और जीनत अमान को देखने के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस को डंडे चलाने पड़े। लोगों ने भी पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके। उन्होंने कहा कि हमने भी 2 पत्थर पुलिस के ऊपर फेंक दिए। यह देव साहब का जादू था। उन दिनों में दार्जिलिंग गया तो देखा कि सारे सैलानी वही हैट पहनकर घूम रहे थे जो देवानंद ने ज्वेल थीम में पहनी थी और वही ब्लैक एंड व्हाइट जूते। खोया खोया चांद, खुला आसमान। देवानंद को जितना बाजी, टैक्सी ड्राइवर, गैम्बलर, गाइड जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है, उतना ही उनके स्टाइल के लिए भी। झुकी हुई गर्दन, उनकी वो टोपी, गले में रंगीन स्कार्फ और बिना पॉज लगातार बोलने का वह अंदाज, बहुत सारे लोग इसी स्टाइल के कायल थे। इस बारे में देवानंद ने बीबीसी से बातचीत में कहा था, दरअसल मैं स्टूप करता हूं, झुककर चलता हूं। फिल्मों में मुझे लंबे लंबे डायलॉग मिलते थे और कसम कसम रहता था कि पॉज लूं या नहीं, तो मैं एक ही सांस में बोल जाता था और यही देवानंद का स्टाइल बन गया। आलम यह था कि देवानंद के बारे में यह बात फैल गई कि उन्हें काली शर्ट पहनकर निकलना मना है क्योंकि उन्हें देखकर लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। हालांकि देवानंद इसे हंसी में टालते हुए सिर्फ एक अफवाह बताते थे, जो फिल्म काला पानी में काले कपड़े पहनने से शुरू हुई थी। देवानंद के चाहने वालों में चंबल के डकैतों से लेकर देशों की शूटिंग के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो खास तौर पर शूटिंग देखने आए थे। रोमांसिंग विद लाइफ में यह किस्सा कुछ यूं दर्ज है। गाने की शूटिंग होनी थी। गाना था, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, और जब राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे थे, जब 2 घंटे तक वो नहीं आए तो हमने गाना शूट कर लिया। जैसे ही शॉट खत्म हुआ हमें पता चला कि वो पहुंच गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के लिए हमने दोबारा शूटिंग की। राष्ट्रपति ने खूब तालियां बजाई। हिंदी फिल्म की शूटिंग देखकर वो बहुत खुश हुए। काला पानी के लिए मुझे फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जो मिस्र के राष्ट्रपति अल नासिर के हाथों से मुझे मिला। प्रशंसकों की बात चली है तो एक किस्सा और याद आता है। जब देवानंद चंबल में शूटिंग कर रहे थे, देवानंद लिखते हैं, शूटिंग के बाद हम चंबल इलाके के डाक बंगले में रुके हुए थे। किसी ने हमें आगाह किया कि डाकू धावा बोलने वाले हैं। जो शख्स हमें आगाह करने आया था, मैंने उससे कहा कि उन लोगों को बोलना कि ऑटोग्राफ के लिए कॉपी लेकर आए, कैमरा हो तो फोटो के लिए कैमरा भी लेकर आए। उनके पास जिंदगी का आखिरी मौका होगा अपने स्क्रीन हीरो के साथ फोटो खिंचवाने का। अगले दिन जब शूटिंग कर रहे थे तो मैं एक ट्रक पर खड़ा हो गया। उनमें से कोई बोला, देव साहब। मैंने कहा, मेरे देशवासियों। उन्होंने चिल्लाकर फिर कहा, देव साहब। कोई मुझसे हाथ मिलाने लगा तो कोई गले मिला। देवानंद की निजी जिंदगी भी खुली किताब की तरह रही है। अभिनेत्री सुरैया से उनकी मोहब्बत थी, पर मजहब की दीवार की वजह से दोनों की शादी नहीं हो सकी और सुरैया ताउम्र अकेली रही। वरिष्ठ पत्रकार अली पीटर जॉन देवानंद के दोस्त भी थे और फैन भी। अपनी किताब माई वेब मेमोरीज ऑफ इमॉर्टल मैन में वो लिखते हैं, देवानंद मुझसे कहते थे कि काश हमारी कहानी का अंत कुछ और होता। तब मैं स्क्रीन में काम करता था और स्क्रीन ने 2002 में सुरैया को लाइफ टाइम अवार्ड देने का फैसला किया। सुरैया मेरी सहयोगी फिरोज से पूछती रही कि क्या देव साहब आएंगे। फिरोज ने कहा कि देव स्क्रीन के किसी समारोह को मिस नहीं करते, लेकिन देवानंद ने कहा, अली अच्छा नहीं लगेगा, मैंने 40 सालों से उसे नहीं देखा, न फोन पर बात की है, इस बार रहने दो, मुझे पता है कि हम दोनों ही इसे सहन नहीं कर पाएंगे। बाद में देव जानना चाहते थे कि सुरैया कैसी दिख रही थी, उनके बालों में फूल थे या कैसी साड़ी पहनी थी। सुरैया की मौत वाले दिन उन्होंने मुझे बुलाया। उनका पेंट हाउस बंद था। वो टेरेस पर एक टेंट में अकेले बैठे रहे। उनकी आंखों में बस आंसू थे। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, मुझको लिखी रोज पाती। लेकिन अपने गाने
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया की तर्ज पर देवानंद जिंदगी में आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपनी हीरोइन कल्पना कार्तिक से शादी की। जीवन के आखिर तक वो फिल्में बनाते रहे, भले ही वो फ्लॉप हुई। बसंत थापा कहते हैं, हम फैन भी आखिरकार थक गए थे उनकी बाद की फिल्में देखकर, पर वो नहीं थके। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार भारती दुबे देव आनंद को कवर करती रही हैं। वो कहती हैं, कई लोगों को उनके आखिरी दौर का सिनेमा पसंद नहीं आया, उन्हें लगा कि वो पहले वाली बात नहीं है उनमें। लेकिन देव आनंद को विश्वास था कि उन्हें फिल्में बनाते रहना है, चाहे उन्हें 0 स्टार मिले या तारीफ। वो मुझसे कहा करते थे कि मुझे काम करते करते ही मरना है। उन्होंने कहा, आखिरी की कुछ फिल्में देव आनंद को डिफाइन नहीं करती। भारती दुबे कहती हैं कि उन्हें भारत का पहला अर्बन हीरो कहा गया था। वे देहाती रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन देव आनंद का स्टाइल, उनका चार्म अलग था। उन्हें भारत का ग्रेगरी पैक कहा जाता था। वापस देव आनंद के बचपन में चलते हैं। अपनी किताब में देव आनंद बताते हैं कि एक बार वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास शरबत पी रहे थे। शरबत वाले ने देव साहब को देखा और कहा कि तुम्हारे माथे पर बड़ा सूरज है और तुम बड़े इंसान बनोगे। इसे किस्मत कहें, मेहनत, जुनून या इत्तेफाक, वो बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा स्टार बना जो वक्त के दायरे से भी आगे जाकर टाइमलेस बना। शायद इसीलिए पुणे के उनके फैंस युवराज शाह ने देव आनंद के लिए एक बाग बनवाया था जिसका नाम है सदाबहार देव आनंद उद्यान। दोस्तों, हम बता दें कि स्क्रिप्ट के अंश हमने एशिया डिजिटल की सीनियर न्यूज एडिटर वंदना के बीबीसी हिंदी में छपे लेख से लिए हैं, जहां उन्होंने इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए निकिता देशपांडे, शादाब नजमी, कावेरी विश्वास, विद्या निगाह सिंह को क्रेडिट दिया है। हमने भी वंदना की मेहनत को देव साहब का एक फैन होने के नाते उनके लाखों लाख प्रशंसक तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है। इस एपिसोड को बनाने में जिनका भी श्रम लगा है, सभी का साधुवाद। 100 वर्ष के देव में आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।